गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज थर्मोडायनेमिक के नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको सब पुराने टॉपिक ध्यान होंगे, सारी बातें आपको याद होंगी, पुराना हमने क्या क्या आपको पढ़ाया था। अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार जाके आप वीडियो को सर्च करें, वीडियो को देखें। जो नए यूज़र हैं, जो नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो भी पहले पुरानी वीडियो को देखें जो थर्मोडायनेमिक 6.1 से लेकर 6.5 तक बन चुका है, 6.6 चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक का नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। इसका ही वही सेम मतलब, थर्मो का मतलब होता है हीट, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हीट कब एब्जॉर्ब होती है, कब रिलीज होती है, क्या क्या उनका यूज होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपना। तो थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, देखो जो हमारी रिएक्शंस होती हैं थर्मोडायनेमिक में, वो या तो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। दो तरीके की होती है, या तो क्या होती है एक्सोथर्मिक या क्या होती है एंडोथर्मिक। और ये भी आप सबको पता है कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है एब्जॉर्ब होती है। अगर इसको मैं सिंबलाइज करना है तो एक्सोथर्मिक को हम नेगेटिव में लिखते हैं और एंडोथर्मिक को हम पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होती है, देखो ध्यान से आप एक बात सोचेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जब कोई रिएक्शन होती है, कैसे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, कोई भी रिएक्शन है उसको एग्जिस्ट होना पड़ेगा, उसको कंप्लीट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई भी रिएक्शन अपनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है तो जो हीट रिलीज होती है या जो हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में, वही हमारी हीट ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे सपोज दैट नाइट्रोजन प्लस H2, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। देखो यहाँ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो समझ में आ गया सबको। नाइट्रोजन प्लस H2 मिलके बनाते हैं NH3, बट ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे हम 3 मोल लगा देंगे, यहाँ 2 मोल लगा देंगे। ऐसे में जो हीट रिलीज होती है डेल्टा H इक्वल टू होता है -214 किलो जूल। ये स्टैंडर्ड का सिंबल होता है, स्टैंडर्डाइज सिंबल होता है कि मतलब हमने जो रिएक्शन कर रखी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे कर रखी है। वो आगे भी बताएंगे आपको, भी समय के साथ पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो भी हीट हमारी रिलीज हो रही है इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हीट ऑफ रिएक्शन को हमें डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं, व्हेन अ रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। When a reaction take place according to its balanced chemical reaction, then release or absorb amount of heat is reaction is known as heat of reaction. फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। When a reaction take place according to the balanced chemical reaction, then release or absorb amount of heat in reaction is known as heat of reaction. तो यही इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन है। अब हीट ऑफ रिएक्शन में वो क्या होता है, सबसे पहले अगर मुझे अब इसका मेजरमेंट करना है, जैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं हम, तो देयर आर, हम अगर हीट का मेजरमेंट हमें करना है तो सबसे पहली बात टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका क्या है भाई, एक ये बेसिक सी चीजें, टेम्परेचर हमें फिक्स रखना पड़ेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। पूरी रिएक्शन जब हम मेजर कर रहे हैं तो टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा उसका। तो टेम्परेचर तो फिक्स है, तो अब हमारे पास 2 तरीके हो गए हीट को मेजर करने के। तो देयर आर 2 ways to measure heat of reaction। सबसे पहला तरीका क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट, सबसे पहला तरीका यह है कि आप प्रेशर भी कांस्टेंट रख लो। और दूसरा तरीका क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या आप क्या कर लें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो लास्ट पिछली क्लासों में हमने आपको बता रखा तो जो हीट को हम बोलते हैं QP बोलते हैं, और अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, QV बोलते हैं। इसी के साथ साथ ये भी बता रखा है कि QP हमारा डेल्टा H होता है, चेंजेस इन एंथैल्पी, और QV हमारा डेल्टा E होता है, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। सबको पता है ये बात।
हमारे इसके बीच में एक रिलेशन होता है, डेल्टा एच या क्यूपी और क्यूवी हमें निकालना है, इसके बीच में हमारा एक छोटा सा रिलेशन होता है। क्या होता है वो रिलेशन? क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी क्या है? जी एन के बेस में है, जी डेल्टा एन जी आर टी। ये एक रिलेशन है जिसकी मदद से हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कितनी रिलीज होगी, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी रिलीज होगी, चेंज होगी, बट बता सकते हैं। इसमें क्या क्या टर्म्स थोड़ा जानते हैं भाई। क्यूपी हमारी क्या? चेंजेस इन एंथैल्पी है। क्यूवी हमारी क्या? चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी है। बचा ये एन जी आर टी। आर सबको पता है गैस कांस्टेंट होता है, टी सबको पता है टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बताया कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हमें करना ही करना, तो बचा एन जी। एन होता है चेंजेस इन नंबर ऑफ मोल। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ मोल का। लेकिन हमें क्या लेना है? गैस स्टेट वाले। जैसे इस रिएक्शन में नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में होती है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में होती है, और अमोनिया भी गैसियस स्टेट में होती है। समझ में आ रही बच्चों बात? नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेज में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेज में है, और अमोनिया भी गैसियस स्टेज में है। तो इस साइड हमने देखे कि 4 नंबर ऑफ मोल है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल केवल 2 है। तो जो डेल्टा एनजी का फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख लेते हैं एनपी माइनस एन आर। नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट। और केवल गैस वाले हमें लेने से जी का। अगर कोई मान लो रिएक्शन में आपका सॉलिड आता है तो सॉलिड को आपको कंसीडर ही नहीं करना है। इस तरीके से हम इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? अगर मैं इसके लिए निकालूं डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस में आएगी, क्योंकि एनपी हमारे 2 मोल है और एनआर में हमारे 4 मोल है। अगर 2 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, सबको पता है -2 आएगा, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन अगर हमारा पूछता है कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन से इतनी हीट रिलीज होती है। इसके क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं? ऐसा बन सकता है कि कोई पूछ दे इसमें कि भाई 14 ग्राम नाइट्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण करता है, अमोनिया बनाता है, अमोनिया को फॉर्म करता है, तो उसमें कितनी हीट रिलीज होगी। एक बात और यहां पे ध्यान रखें, अगर हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, तो कोई भी पढ़ा लिखा आपको समझ जाना चाहिए हीट ऑफ रिएक्शन कहते ही। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी रिएक्शन के लिए बता रहा हूं कि हीट ऑफ रिएक्शन इतनी है, तो आपको इसमें क्या समझना है कि ये जो हीट मेजर करी गई है कांस्टेंट टेम्परेचर पे करी गई है। प्रेशर पे या वॉल्यूम पे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वैल्यू में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई आपको बोलता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जनरली हम डेल्टा एच से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर भी हमें कांस्टेंट लेना है, प्रेशर भी हमें कांस्टेंट लेना है। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? तो जैसे अब क्वेश्चन इस पे क्या पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ दिया कि भाई देखो, थोड़ा सा मैं बताता हूं तुम्हें, थोड़ा सा देख लेंगे यहां पे। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया हमें, 14 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म अमोनिया। 14 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है, 14 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म अमोनिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? ठीक है बच्चों, तो हमें इतना पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन अगर डाई नाइट्रोजन गैस है 1 मोल है, तो इसका मतलब उसमें 28 ग्राम है। कितने ग्राम है? तो इस रिएक्शन से हमें पता है कि जो 28 ग्राम नाइट्रोजन होती है उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 214 किलो जूल होती है। माइनस का मतलब बस इतना है कि रिलीज हो रही है। तो इसमें क्या लिख देंगे 40, तो डाई नाइट्रोजन का कितना हो गया? 1 मोल में कितने होंगे डाई नाइट्रोजन? 28 ग्राम। नंबर मोल कंसेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए भाई इसके लिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास अपॉन मोलर मास। डाई नाइट्रोजन का मोलर मास आएगा 28। नंबर ऑफ मोल में 1 के लिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे 1 मोल है, तो अमाउंट ऑफ मास कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1 28 हो जाएगा। तो यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 214 किलो जूल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रेशर भी हमने कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगी, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस
214/28 into 14, ये तो आता होगा ना, यूनिटरी मेथड है, किलो जूल। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 14 टू जाओ, ये कितनी और कट जाएगा, 107 टाइम्स, है ना, किलो जूल। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन कितना रिलीज करेगा, 107 किलो जूल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि है। इसी के साथ अगर आपसे कोई पूछे 28 ग्राम पे कितना होता है, 42 ग्राम पे कितना होता है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये है हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लें भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छी परसेंटेज लाने के लिए तैयारी करनी है, तो उसको ध्यान से बार बार देखते रहें जब तक समझ में ना आए। कोई भी परेशानी अगर आप कमेंट में अपना लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आपको पूछना हो उससे रिलेटेड टॉपिक से, अगर कोई बात समझ में ना आई हो आपको तो, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जब कोई कंपाउंड बनता है, जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे H2O फॉर्म हो रहा है, या एथेनॉल फॉर्म हो रहा है, या मीथेन फॉर्म हो रहा है, कोई भी हमारा जो कंपाउंड होता है, जो फॉर्म होता है अपने खुद के एलिमेंट से, जैसे अगर मुझे वाटर फॉर्म करना तो वाटर तो कई तरीके से बन सकता है ना। हमें उन तरीकों को इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सारे हजारों तरीके हैं पानी बनाने के, हमें केवल उसी के एलिमेंटों का यूज करना है। तो जब कोई कंपाउंड अपने ही एलिमेंटों से मिलकर बनता है तो एंथैल्पी में जो चेंजेस आता है वही हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं when 1 mole compound is formed with its element, when 1 mole compound is formed with its element, बहुत इजी लैंग्वेज में तुम्हें बताई जा रही है, हो सकता है इधर उधर बुक में थोड़ा टफ लैंग्वेज में आपको मिले, ये बहुत इजी लैंग्वेज में आप एक बार समझ लें, अपना आप खुद भी बना सकते हैं इसको। when 1 mole of compound is formed with its element, then changes in enthalpy is known as enthalpy of formation। जैसे H2O का जब फॉर्म किया जाता है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि 1 मोल रखना है, प्रोडक्ट को 1 ही मोल रखना है, उससे ज्यादा नहीं करना, और इसी के एलिमेंट से बनाना है। वाटर को बनाने के बहुत तरीके हैं, बट हमें इसी का एलिमेंट यूज करना है। यानी कि एक मुझे H चाहिए, H2 होता है, एक मुझे ऑक्सीजन चाहिए। और एक कंडीशन इसमें यह है कि जो रिएक्टेंट है या जितने भी एलिमेंट है अपने रेफरेंस स्टेट में अवेलेबल होने चाहिए। रेफरेंस स्टेट मतलब जो नॉर्मली हमें मिलते हैं, जैसे पानी हमें नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन हमें नॉर्मली गैसियस फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन भी हमें गैसियस फॉर्म में मिलती है, जैसे बोलते हैं रेफरेंस स्टेट, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो ये इसकी कंडीशन है कि जितने एलिमेंट हमारे इसमें, जितने कंपाउंड में रेफरेंस स्टेट में अवेलेबल होने चाहिए। अब यहां पे इसे बैलेंस कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बैलेंस करने के लिए इसे 1 ही मोल रखना है, 1 मोल से ज्यादा नहीं करना, इसको बैलेंस कर सकते हैं। हमें ऑक्सीजन 1 चाहिए तो यहां पे हाफ कर लिया हमने। ऐसा करने पे जो एंथैल्पी ऑफ, जो चेंजेस इन एंथैल्पी, इसका मतलब समझ गए ना, स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा फिर इसको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी इज इक्वल टू, यहां पे होता है माइनस का 291 किलो जूल पर मोल। ये स्टैंडर्ड की निशानी होती है, यानी कि हमें जो टेम्परेचर रखना है 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, और जो प्रेशर रखना है वो हमें 1 बार या 1 ATM रखना है। मैंने क्या बताया कि एंथैल्पी की अगर बात हो तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अब वो कितना कांस्टेंट है, तो इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना, 1 बार और 1 ATM। इतने पे रिएक्शन हुई है तो इतनी किलो जूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनेगी। तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, हमें ये दिया होता है किताब में, इनको ऐसा कोई खास याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे कहां तक याद करेंगे, ये एग्जाम में खुद ही हमें मिला होगा, बट आपको ये पढ़ना बनाना आना चाहिए कि when 1 mole of hydrogen and half mole of oxygen formed water, then changes in enthalpy is 291 kilojoule per mole, which is equal to the enthalpy of formation of water। इस तरीके से मैं और एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करता हूं। जैसे सपोज दैट आपको क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है, C2H5OH। तो कैसे बनाएंगे, सोचें इसको, हमें इसी के एलिमेंट से बनाना है, इसको 1 मोल से ज्यादा नहीं करना है। ध्यान से देखें, 1 कार्बन होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन तो O2 फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन में कितने 5 और 1 6, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। कार्बन कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ हाफ लगा दिया।
इसमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है इसका एथेनॉल का, वो स्टैंडर्ड पे ये हमारा होता है माइनस का 277.69 किलो जूल पर मोल। एक बार ये बुक में भी चेक कर लेना, हो सकता है डिजिट 0.1 पॉइंट इधर हो सकती है, याद नहीं रहती कभी कभी। मैंने कहा इसको याद करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बुक वाले खुद ही दे देते हैं ये चीजें। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अच्छा एक मैं बताता हूं आपको, ये है अगला क्वेश्चन, CH4 मीथेन को फॉर्म करना है, तो इसकी आप रिएक्शन क्रिएट करें, कैसे इसको बनाएंगे, मीथेन को कैसे बनाएंगे। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसकी रिएक्शन क्रिएट करें और इसकी स्टेटमेंट लिखें। जैसे इसकी स्टेटमेंट हमें कैसे लिखनी है, व्हेन 2 मोल कार्बन, 3 मोल हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑक्सीजन फॉर्म एथेनॉल, देन 277.69 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी चेंजेस which is known as एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल। ये आपको लिखना आना चाहिए उसके साथ रिएक्शन के बाद, ये आपको बुक में मिलेगा या पेपर में मिलेगा, ये आपको लिखना आना चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। 2 मिनट वीडियो पॉज करें और CH4 की रिएक्शन बनाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। इसमें जो एनर्जी होती है 74.81 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड पे है, इसका मतलब स्टैंडर्ड यानी कि एंथैल्पी की बात हो रही तो प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और वो स्टैंडर्डाइज है, मतलब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका 1 बार और 180 है। आई होप सबने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके थोड़ी देर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, 1 लेना है, एच हमें ये 2 लेना है। हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल लगना है, यहाँ पे हमें 2 लगा देना है बस, C+2H2 CH4। तो व्हेन 1 मोल of carbon and 2 mole of dihydrogen form methane, then 74.81 kilojoule per mole enthalpy changes which is known as enthalpy of formation of methane। तो ये आपको ऐसी ध्यान होनी चाहिए भाई बातें, इसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। 2 टॉपिक आज हमने क्लियर करे, हीट ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कल भी कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें क्लियर करेंगे, बट तब तक आप इनको थोड़ा समझे अच्छे से, पुरानी वीडियो को ध्यान से देख लें एक बार और, अपना रिवाइज करें चैप्टर अच्छे से, ठीक है।